सर कल रात में मेरी ड्यूटी थी। हाँ। और सर ये पेशेंट आया था कल हाँ। रात में। हाँ। तो सर मुझे समझ नहीं आया कि इसका सर जो बीपी था वो नॉन टैपेबल था और इसका हार्ट रेट सर 170 जा रहा था। हाँ। और SpO2 सर इसका 76% था। हाँ। और सर ये मुझे शॉक कंडीशन में लग रहा था। हाँ। तो मुझसे ये जानना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा हाइपोवॉल्मिक है, कौन सा एनाफाइलेटिक है। अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर साहब का प्रश्न ये है कि इमरजेंसी में रात में एक पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, नापने पे ब्लड प्रेशर नहीं मिलता है, टेकिकार्डिया बहुत तगड़ा है, पल्स 170 180 चल रही है, SpO2 भी कम है, पेशेंट भी ड्राउजी है, हाइपोटेंशन भी है, हाइपोक्सिया भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों है, क्या करें कि मरीज को इमीडिएट रिलीफ दे सकें, किस एंगल से, किस चश्मे से इस सिचुएशन को डील करें। तो पहली एक एक करके बात समझते हैं। लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है हाइपोटेंशन। अगर हमारे मरीज को हाइपोटेंशन है तो पहला कारण यह हुआ कि शॉक का कारण हाइपोटेंशन हो सकता है, तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्ट की वजह से। तो ये देखना है कोई मरीज को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कोई MI तो नहीं हुआ, कोई एरिथमिया तो नहीं हुआ, कोई एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं हुआ, कोई PSVT तो नहीं हुआ। उसके लिए खटाक से एक ECG खींचने की ज़रूरत होगी, एक ट्रोपोनिन T की जांच भेजने की ज़रूरत होगी और एक हार्ट फेलियर के लिए प्रो BNP की जांच भेजने की ज़रूरत होगी। इन 3 चीज़ों को भेजने से घंटे भर की वैल्यूज़ आ जाने के बाद कार्डियोजेनिक शॉक को हम लोग रूल आउट कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम कि अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा है और BP लो है, और क्या हो सकता है? दूसरी कारण है गर्मियों के दिन है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब है कि मरीज का वॉल्यूम कम हो गया, मरीज को दस्त लगे होंगे, उल्टी लगी होगी, मरीज को हीट स्ट्रोक हुआ होगा, मरीज ने खाया पिया नहीं होगा, कोई और मसला रहा होगा जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड की कमी हुई, ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट डिकम्पेंसेट करेगा और कंपेंसेट करने के चक्कर में बहुत कस कस के काम करेगा कि किसी तरीके से बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचती रहे, जिससे कि उन ऑर्गन्स में हाइपोक्सिक टिश्यू इंजरी ना हो। उस सिचुएशन में अगर आपके पास एक अल्ट्रासाउंड या डॉपलर की मशीन है तो आप IVC देखेंगे, इंफीरियर वेना कावा। अगर इंफीरियर वेना कावा कोलैप्स्ड आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट सीरियस हाइपोवॉल्यूमिक क्राइसिस में है और आप उसको आंख बंद करके 1.5-2 लीटर फ्लूइड दे देंगे। देने से पहले 2 चीज़ें देख लेंगे कि मरीज के अंदर कोई हार्ट फेलियर के लक्षण तो नहीं है। क्या हार्ट फेलियर के लक्षण हो सकते हैं? पैरों में सूजन तो नहीं है, चेस्ट में क्रेप्स तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप आंख बंद करके ये कर सकते हैं। तीसरा कॉमन कारण जो इमरजेंसी में देखने को मिल सकता है वो कॉमन कारण होगा हाइपोटेंशन का सेप्सिस। कहीं हमारा मरीज सेप्टिसेमिक शॉक में तो नहीं है। अगर मरीज को कोई संक्रमण हो रहा है, सेप्सिस हो रही है, तो भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन होगी। तो उसके लिए एक हिस्ट्री होगी, आपको मरीज से पूछना होगा कि हिस्ट्री लेनी होगी कि ऐसा तो नहीं है कि मरीज की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही हो, मरीज को UTI हुआ हो, मरीज को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हो, मरीज को निमोनिया हुआ हो, मरीज को बेड सोर्स हुए हो। थोड़ी सी लॉन्ग हिस्ट्री होगी कि 8-10 दिन से मरीज कमज़ोर हो गए थे, खाना पीना कम कर दिया था, इनटेक कम था, बेड रिडन हो गए थे, खांसी आ रही थी, डेली राइज इन टेम्परेचर हो रहा था। ये सारी बातें समझ में आएंगी। अगर इस तरीके की पिक्चर आती है तो फिर आप सेप्सिस के एंगल से चलेंगे, तब आपको ब्लड कल्चर भेजना होगा। अगर आप यूरिन या इसमें स्पूटम में इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ का कल्चर भेजना होगा। प्रोकैल्सिटोनिन की जांच भेजनी होगी जिससे कि आप सेप्सिस को समझ सकें। फिर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी होंगी। पर इन तीनों ही सिचुएशन में पहले मरीज को स्टेबलाइज करना होगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए अगर मरीज अनकॉन्शियस है, ABG में pH कम आ रहा है, PCO2 बढ़ा हुआ है, PO2 कम है, तो आप बेस्ट होगा कि उनको इंटूबेट कर देंगे और इंटूबेट करके उनको असिस्टेड वेंटिलेशन पे ले लेंगे, कंट्रोल वेंटिलेशन पे ले लेंगे, जिससे कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी फैक्टर आपने सेटल कर लिया। फिर आप देखेंगे कि उसको फ्लूइड दे सकते हैं। अगर फ्लूइड देने की लिबर्टी होगी तो उसको आधा लीटर फ्लूइड स्टैट दे देंगे। अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा, वॉल्यूम कम की वजह से होगा, तो आधा लीटर फ्लूइड देते ही आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर आने लगा, पल्स उतनी थ्रेडी नहीं बची। जब थोड़ा ब्लड प्रेशर आएगा, पल्स थ्रेडी नहीं बचेगी तो टेकिकार्डिया कम होने लगेगा। अगर 170-180 का पल्स रेट होगा तो ड्रॉप करके 150 का आ जाएगा। थोड़ी पेरिफेरी जो ठंडी हो रही थी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो रही थी, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो है राहत लगने लगेगी, बॉडी टेम्परेचर में वार्मथ आने लगेगी। यदि ऐसा आता है तो आप एक फ्लूइड और देने की कोशिश करेंगे, रिंगर लैक्टेट लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आदमी रिससिटेट हो जाता है तो सो फार सो गुड। अगर लगता है कोई ये सब कर देने से फ़ायदा नहीं हुआ तो आप खटाक से बिना टाइम बर्बाद किए आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे आ जाएंगे। आइनोट्रोपिक सपोर्ट का मतलब है ऐसी दवाएं जो वेजोप्रेशर्स होती हैं, वेन्स को दबा देती हैं, वेसल्स को दबा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कौन कौन सी दवाएं हम लोग जानते हैं, बताइए?
वेजोप्रेसिन से पहले सबसे पहली ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग लगाएंगे नॉरएड्रेनालिन, दूसरी नंबर पे हम लोग लगाएंगे डोपामीन, तीसरे नंबर पे लगाएंगे डोब्यूटामीन, चौथे नंबर पे लगाएंगे वेजोप्रेसिन और पांचवें नंबर पे लगाएंगे एड्रेनालिन। ये जनरली 5 ड्रग्स अगर हमारे पास होती हैं तो ये इनमें से 1-2 ड्रग्स यूज करके हम अपने काम को कर सकते हैं। तो हमने वेंटिलेटर लगा के एयरवे सिक्योर कर लिया, हाइपोक्सिया सिक्योर कर लिया, फ्लूइड देके आइनोट्रोपिक सपोर्ट देके सर्कुलेशन सिक्योर कर लिया, जिससे हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा मैनेज होने लगा। उसके बाद फिर हमने खोजा, हमारा हार्ट अटैक की जांच आ गई, प्रो बीएनपी की जांच आ गई, इन्फेक्शन की जांच आ गई, प्रो कैल्सिटोनिन की जांच आ गई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोगों ने लगा दी, एबीजी में देखा पीएच करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर तब तक कंसल्टेंट आ गए और डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, फिर मरीज को टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर शुरू के आधे घंटे का 40 मिनट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए आप? यस सर, थैंक यू। सर।